स्क्रीन। ठीक है, चलिए। ओके, कल क्या पढ़ रहे थे हम? हम लोग कल की क्लास में जो देख रहे थे, ये था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चल रहा है अभी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। ये इक्वेशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड होंगे। कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी यूज करना। इनके एक का डेरिवेशन किया था, बाकी के भी करेंगे, कर लेंगे। ग्राफ जो है, हमने देखा था कि एक्सटी ग्राफ में एक ही फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक्सेलेरेशन अगर पॉजिटिव होगी तो वो पैराबोलिक नेचर का बनेगा, क्योंकि जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ रही है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन का नेचर क्वाड्रेटिक है। देन वी आर एबल टू इन्फर इट। ठीक है, उससे इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। देन दिस ग्राफ विल बी पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक, अब पैराबोलिक अपवर्ड और डाउनवर्ड, देन एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अप होगा, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, नेगेटिव है तो कॉन्केविटी डाउन होगा। ठीक है, और उसको मैंने वेलोसिटी के टर्म में भी समझाया था। जिनको डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन से समझ आएगा उनके लिए कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट है। वीटी ग्राफ देखा था। वीटी ग्राफ में क्या था, हम लोग कर रहे थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। सबसे पहले इक्वेशन पे गए कि इक्वेशन क्या कह रहा है। इक्वेशन कह रहा है कि इट शुड बी y इक्वल टू mx प्लस सी। वो लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर ग्राफ बनाया। तो लीनियर ग्राफ अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुई तो ओरिजिन से शुरू होगा, और नहीं तो कुछ ऊपर या कुछ नीचे से शुरू होगा। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन। जैसे हमने क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था, एक्सेलरेशन कैसा आ रहा था ये क्वेश्चन में, नीचे किया था जो एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो इस वजह से डाउनवर्ड। तो स्ट्रेट लाइन है, कैसा भी बन सकता है वो बिहेवियर जो है, कैसा भी हो सकता है। ये लाइन जो है किस तरफ टिल्ट करेगा वो एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो थीटा 90 टू 180 के बीच लाई करेगा। जैसे यहाँ पे ये जो थीटा आ रहा था कैसा आ रहा था, इट इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था। ठीक है, हमने एक दो मेथड डेवलप किए इसे, कि हम जो किसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू क्या था कि एक ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने का होता है, एक इक्वेशन मेथड होता है, एंड दे बोथ गिव्स द सेम आंसर। फिर हमने देखा था कि एटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस था, यहाँ पे क्या क्या बता रहा था। वीटी ग्राफ में स्लोप बताता है एक्सेलेरेशन, एरिया अंडर ग्राफ बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो इट गिव्स टू टू फिजिकल क्वांटिटी, स्लोप acceleration, and area gives displacement or distance. Displacement if we take area with sign, distance if we just add their modulus. Area, AT graph tells us about the change in velocity, not the velocity. Initial और final के velocity का difference बताएगा। जो total area under acceleration time graph आएगा, that will only give the final velocity minus initial velocity का value, और उसके slope का कोई significance नहीं होता। ठीक है, इतना हम पढ़ के छोड़े थे। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन था, एक तो किया था हमने कल। ये आपको एटलीस्ट ये रिवाइज किया होगा तो कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच रख सकते हो आप। मल्टीपल अप्रोचेस भी होती हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करने की, एक सिंगल मेथड से नहीं समझना है क्वेश्चन को। अगर आप जेई के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जेई या नीट के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को सीखने के लिए एक बार सीख जाओगे तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा अभी के स्टेज पे, आपके दिमाग में चीजें एकदम से नहीं आएंगी कि सब चीजें एकदम से आपको क्लिक करें। कुछ चीजें पहली बार देखोगे फिर सीखोगे। ये क्वेश्चन आसान था बहुत। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, देन इट्स एक्सेलेरेशन विल बी। तो ये क्या दिया हुआ मुझे ये बताओ, कितना आंसर आया अगर इसका आंसर आया हो किसी का। बोलो। सर 240/11। 240/11। और किसी का वैल्यू आया कुछ, बोल सकते हैं। निधि, आरव,
वंश, योगेश, रितेश, बहुत सारे लोग हैं क्लास में। ये भी बोल सकते हैं कि नहीं किया प्रैक्टिस, ये भी बोल सकते हो, या देखना भूल गए, याद नहीं आया। चलो, ये कुछ नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कौन सी, सिर्फ 6 सेकेंड की बात कर रहा है ना, तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला पता है, कितना है, u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1। तो ये क्या दिया हुआ आपको, s6 दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड ओनली। तो बेसिकली क्या पुट कर दोगे, u प्लस हाफ ऑफ a ट्वाइस ऑफ 6-1, ये पुट करना है। और क्योंकि वो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यहाँ लिखा हुआ है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो बेसिकली ये u टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम योर 0। ठीक है, तो आपके पास ये कितना दिया हुआ है, ये आपका 120 सेंटीमीटर। अगर आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो 120 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हो, 1.2 मीटर, मीटर में जाना है। हाफ ए, ये कितना हो जाएगा, 11। तो कितना आ जाएगा ये, अगर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो 2.4 बाय 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं था, बस जस्ट क्वांटिटी को देख के समझ आना चाहिए था कि कौन सी क्वांटिटी, जहां पे भी क्वेश्चन में रेस्ट हो तो पहले तो एटलीस्ट इन टर्म्स को फाइंड किया करो। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, देखो, ताकि यू आपको बहुत बार, मतलब मल्टीपल टाइम, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से मोस्टली 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें रेस्ट लिखा होगा। 60-70% ऑफ द चांसेस होते हैं कि मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो 1D के, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, अगर नहीं ट्राई किया प्लीज डू ट्राई इट अगेन, ठीक है। अगर आप नहीं करके आए हो तो मतलब आई कांट हेल्प इट, मतलब ये सेम क्वेश्चन है, जो ये ऊपर क्वेश्चन है उसके अंदर बस वैल्यू डाल दो। ट्रेन एक्सेलेरेट फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट अल्फा, डिस्टेंस एक्स आफ्टर देन इट रिटार्ड्स, वही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, ऊपर जो किया था। A car accelerates from rest for some time, then it retards for some time and come to rest in some time, ठीक है। उसमें भी क्या पूछा हुआ, उसमें बस अब रिलेशन पूछा हुआ है, तो आपको वही ग्राफ बनाओ, हिंट दे दे रहा हूँ, वीटी ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ, ये हिंट है, ठीक है। वीटी ग्राफ प्लॉट करो, आप किसी ना किसी रिजल्ट पे जरूर पहुंच जाओगे, अगर नहीं होगा तो आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये किसी ने कल शायद ओजस ने क्वेश्चन भेजा था क्या मुझे ग्रुप में, वेक्टर का क्वेश्चन भेजा था। ओजस है क्लास में, हाँ, शायद से, हाँ, ओजस ने भेजा हुआ है। इसको मैं ग्रुप में भेजता हूँ आपके, आप लोग ग्रुप में है ना सब, टेलीग्राम ग्रुप में, यस सर। तो मैं वहां पे इसको सेंड कर रहा हूँ एटलीस्ट अभी के लिए। देखिए आया होगा, आपके ग्रुप में आया होगा, आगे सर। ये क्वेश्चन था, ये वैसे है तो किस चीज से रिलेटेड है, वेक्टर का क्वेश्चन है, दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर।
क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आपको दिया हुआ, आपको बेसिकली इसके लिए एक रिलेशन पता होना चाहिए कि फोर्स जो होता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ, वो डीपी बाई डी टी होता है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहले फोर्स निकाल लो, मोमेंटम गिवन है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको करके बताऊं आपको, ये यहाँ पे जा सकता है क्या? चलो वहां चलते हैं, इसको वेक्टर के नोट्स में डाल देता हूँ आपको। यहाँ देख लो, अगर ये क्वेश्चन है तो आपको दिया हुआ है, देखो अगर इससे क्या क्या पता चल रहा है, 1 मिनट के लिए, कि जिनको वेक्टर आया है डाउट, अब वो स्टूडेंट ही क्लास में नहीं है जिन्होंने डाउट पूछा है, शायद से मुझे लग रहा है, देयर इज नो पॉइंट, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। पी जो है ना, वो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप लिख सकते हो। तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। फोर्स जो होता है वो होता है dp बाई डी टी, तो फोर्स वेक्टर आ जाएगा, ये कौन सा होता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं। आपने एटलीस्ट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी पढ़ा होगा 9th क्लास में, पढ़ा है ये कभी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यस सर। हम इसको थर्ड Yes, sir. न्यूटन सेकंड लॉ, ये रिलेशन हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए होते हैं ना, वो ऐसा तब बनाए होते हैं कि वो सोच लेते हैं कि आप 11th 12th पढ़ चुके हो, कि जेई के हिसाब से जब क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आपका कोर्स खत्म हो गया है, तब जेई देने जाते हो आप, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से डिजाइन होते हैं कि आपने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया है, जो बुक में डिजाइन होते हैं। तो वो ये देखने जाते हैं कि आप तो एक एक मतलब कदम कदम बढ़ाए जा चल रहे हो, वैसा वाला। तो 2 cos t, इसका डिफरेंशिएशन करो, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन, तो ये आ जाएगा 2 तो एज इट इज माइनस साइन टी डिफरेंशिएशन में, और आई कैप को आई कैप रखो, क्योंकि वो तो डायरेक्शन है, उसको क्या लेने देना है। तो आपका आएगा 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन टी और अलोंग आई कैप। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t और अलोंग जे कैप। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, एंगल क्या होता है, cos थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर। cos थीटा होता है f डॉट p बाय, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट की क्लास लगाई हो तो इट इज f मैग्नीट्यूड p मैग्नीट्यूड, इतना होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट वन ऑफ द आंसर, इन चारों में से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, यूज इट, इन चारों में से कोई आ जाएगा। ठीक है, वापिस आते हैं हम 1D पे, ये करना है और ये मैं भी कराऊंगा नीचे वाला क्वेश्चन। पहले हम चलते हैं अपने जहां पे हम खत्म कर रहे थे, 80 ग्राफ था, अब हम जा रहे हैं VX ग्राफ की तरफ, VX और AX ग्राफ की तरफ। देखो ये ग्राफ नंबर है 4। हम पहले इक्वेशन से देखते हैं, इक्वेशन से डिराइव करते हैं कि किस टाइप का, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हमको चाहिए वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन। तो वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आएगा v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax, वही पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाएगा। ऐसा 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 आएगा हमारे पास। तो हमें चाहिए वेलोसिटी, ये है हमारा y एक्सिस का कर्व, ये है क्वांटिटी है v और ये है x। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख करके देखूं तो मुझे पहले तो पता चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक इस बार y में है, मतलब अगर y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है y² है और उधर x है। जनरली क्या होता था, हम y इक्वल टू x² लिखते थे, तो पैराबोला अपवर्ड बनता था, वर्टिकल। अगर उल्टा कर देंगे तो कैसा पैराबोला बनेगा,
हॉरिजॉन्टल बनेगा ना, क्योंकि y इक्वल टू रूट एक्स आ जाएगा। अगर रिलेशन देखोगे ना इसका, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू रूट एक्स टाइप का आएगा। और रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा, जिसको क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। रेफर योर कर्व ट्रेसिंग लेक्चर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ वही, कि ग्राफ बनाने में कैसे काम आएगा। तो अगर आप इसको v देखोगे, तो v स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2ax प्लस में यू स्क्वायर। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि फिक्स हो जाता है। u इनिशियल वेलोसिटी है, वो वेरिएबल नहीं रहता, दे दिया तो फिर नहीं होगा, वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है, ये में और ये में कैसा रिलेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब ग्राफ तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक। और पैराबोलिक कैसा बनेगा अभी, क्योंकि ये क्वांटिटी y है, ये y स्क्वायर है, और ये इधर है प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा ये वाली क्वांटिटी है। तो कैसा पैराबोला बनेगा ये, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। समझ आ रहा है? जिसको नहीं समझ आ रहा ना, ये जो अभी अभी जितना बोला है, कैन यू जस्ट कमेंट कि मुझे नहीं समझ आया, पर्सनल कमेंट कर सकता है, ताकि मुझे पता चले कि मैं जब मैथ्स यूज कर रहा हूँ, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। अरे सुनाई दिया ना मैं क्या बोला सबको? अरे मुझे पता तो चले, क्योंकि मुझे अब शक्ल तो दिख नहीं रही है। एक कमेंट आया मेरे पास, और कोई? ठीक है, 2 कमेंट आए हैं, और कुछ? ठीक है, 3 कमेंट हैं, और नो डाउट एक ने लिखा नो डाउट। नो डाउट मीन्स कि मतलब ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी सबको बाकी सबको समझ आ गया, ये ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल पैराबोला क्यों बना है। ठीक है, चलिए। अब कुछ लोग बोले हैं इसको रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो, ये रिपीट करने का पर्पस, रिपीट तो कर दूंगा मैं अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रिपीट करने में टाइम। सर हाँ बोलो। सर इसका ग्राफ पूरा पैराबोला तो नहीं बनेगा ना, सिर्फ पॉजिटिव साइड ही रहेगा? हाँ, मतलब जितना भी बनेगा वो पैराबोलिक ही शेप होगा, पूरा नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा ना। ग्राफ तो मैंने बनाया नहीं, अभी ग्राफ पे आते हैं, बट एटलीस्ट आप लोगों को मैं फिर से एक सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बेसिक मैथ्स है ना, इसके अंदर मैंने नोट्स डाल दिए हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कर्व ट्रेसिंग, ट्रिग्नोमेट्री, और जो भी मिसलेनियस टॉपिक हमने कवर किए हैं। ठीक है, आप जिस उन लेक्चर को जिसमें भी टॉपिक में डाउट है, कर्व ट्रेसिंग देख सकते हैं। कर्व ट्रेसिंग में पूरा नोट्स है कि कौन कौन से कर्व पढ़ाए गए हैं। ठीक है, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं, और लेक्चर भी अवेलेबल है वहां पर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर एटलीस्ट नहीं अवेलेबल है, तो मैं एटलीस्ट वो 15 मिनट का ही छूटा हुआ है, तो वो 15 मिनट का मैं फिर से री अपलोड कर दूंगा लेक्चर 1 से, बट लेक्चर 2 से अपलोडेड है। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर मतलब आई विल सजेस्ट कि आपको पूरे साल दिक्कत रहे, उससे बेटर है कि आप 2 या 3 दिन लेकर के ये बेसिक मैथ्स का पार्ट खत्म कर लीजिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना,
ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है, और कुछ लोगों ने क्लास लगाई है, हो सकता है उनको बस थोड़ा बहुत ना समझ आया, इसमें काफी चीजें समझ आई होगी, क्वाड्रेटिक क्यों बनता है, पैराबोलिक क्यों होता है। बट जिनको बिल्कुल हवा नहीं लगी, कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्यों लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया, या ये पैराबोलिक क्यों हो गया, ठीक है, या ये अभी आपने कांस्टेंट क्यों बोल दिया, यू को कांस्टेंट क्यों बोल दिया, इस तरीके की चीजें अगर नहीं समझ आई, तो आप जो है बेसिक मैथ्स के लेक्चर देख लीजिए जाकर, ठीक है। नोट्स आर अवेलेबल, नोट्स को साइड फोन में खोलिए, सामने लैपटॉप पे अपना लेक्चर चलाइए, स्पीड जो है एटलीस्ट 1.5 का कर लीजिए, ताकि ये जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है। उसके बाद आई टेक केयर कि आपको चीजें समझ आएंगी सारी की सारी, ठीक है। ये समझ आएंगे, एटलीस्ट हवा तो लगेगी, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं बहुत ही एक लेमन कोर्स, मतलब अननोन कोर्स पढ़ रहा हूँ, लेमन नहीं बोला जाएगा कि आप लेमन हो यहाँ पे, बट ये होगा कि कोर्स में थोड़ा हवा लगेगी, जो भी बोला जा रहा है वो आपके थोड़ा बहुत आसपास से जाएगा, कुछ हो सकता है कुछ चीजें ना समझ आए, बट समझने की कोशिश करोगे तो वो समझ आने लगेंगे। बट अभी क्या होगा, अगर नहीं, मतलब ऐसे ये सब मैं बार बार यूज करूंगा, बोला जा रहा है, ये पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा कि ये मैं रेफर करता रहूंगा उन नोट्स को, तो उनको दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो प्लीज कवर दो लेक्चर, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, आपको वीडियो भी अवेलेबल है, अब इच्छा शक्ति तो नहीं ला सकता मैं आपके अंदर की, मोटिवेशन कहाँ से, वो कोई ऐसा वो नहीं आता, वो आपको खुद खुद देखना है, ठीक है। और ये भी बता दिया कि ये उसी वजह से अगर नहीं आ रहा होगा समझ, तो ये कुछ लैग कर रहा है पीछे, जो छूट गया है, उसको आप 2 दिन 3 दिन हफ्ते तक पैरेलल आ जाइए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। और फिर इसको एटलीस्ट इसको रिवाइज करोगे ना, देखने के बाद, अगर आज कल की क्लास में नहीं समझ आएगा, नेक्स्ट वीक जब रिवाइज करोगे नोट, तो समझ आ जाएगा कि क्या क्या हुआ था, क्यों पैराबोलिक था, कि क्यों वो था, जब आप बेसिक मैथ कर लोगे। तो ये एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। हॉरिजॉन्टल पैराबोला कैसा होता है, हम बना रहे हैं वीएक्स ग्राफ, वीएक्स ग्राफ जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या दी हुई थी हमने, कांस्टेंट होती है ये वाली, उस इक्वेशन के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो अगर इसका ग्राफ बनाऊं, सिर्फ अगर ये टर्म होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता, बट ओरिजिन ये ऐड होता है तो क्या होता है, ये क्या करता है जी काम, जब कुछ ऐड करते हैं फंक्शन में बाहर, अपवर्ड या डाउनवर्ड से, अपवर्ड या अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव शिफ्ट, है तो अपवर्ड से। ठीक है। और यू स्क्वायर है तो वो हमेशा अपवर्ड शिफ्ट आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव सिंबल है, तो ये तो अब हमेशा अपवर्ड शिफ्ट ही आएगा। तो या तो ग्राफ अगर यू स्क्वायर 0 हुआ तो ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है, या फिर यहां से शुरू होगा, ऐसा एक पैराबोला बनेगा जिसमें ये वैल्यू क्या होगी, यू इनिशियल, जब पोजीशन 0 है, देखो जब पोजीशन एक्स 0 है, एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को 0 पुट करोगे तो वी और यू बराबर होंगे, तभी 0 होगा, ऐसा ये क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड भी 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ग्राफ बना तो बेसिकली ये यू इक्वल टू 0 वाला ग्राफ होगा, और ये पैराबोला हो, पैराबोला। हॉरिजॉन्टल पैराबोला का मतलब है कि ये वाला पैराबोला इसको बनना चाहिए था, कंप्लीट नहीं है ये, उसका पार्ट है, ऐसा बनना चाहिए था इसको, पैराबोला तो ये होता कंप्लीट, ये उसका बस हमने ये वाला पार्ट देखा है, क्योंकि वो ऐसा टर्न तो लेगा ही नहीं कभी, टर्न क्यों नहीं लेगा, देखो कुछ ग्राफ पॉसिबल नहीं होते, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक पोजीशन पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, अगर आप सोचो ऐसा ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्वेश्चन ही इस तरीके के आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कहीं पे भी ग्राफ अगर ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है, या ऐसा ऐसा घूम गया, इस तरीके का हो गया, या ग्राफ जो है इस तरीके का हो गया, या ग्राफ ने जो है इस तरीके से दो वैल्यू ले लिया, ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं कि एक एक टाइम पे या एक पोजीशन पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी, दो एक्सेलरेशन या दो पोजीशन आ जाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ टाइम 5 सेकंड पे आप कहाँ पे थे, तो टाइम 5 सेकंड पे तो एक्स इक्वल टू 4 पे हो सकते हो, या एक्स इक्वल टू 6 पे हो सकते हो, दोनों पे एक साथ नहीं हो सकते आप, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं,
ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ साइड में कि क्या कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी करा देता हूँ इसको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी मेरे जस्ट क्लिक कर गया माइंड में। तो आपको ये कई बार देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बुक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे सेम टाइम के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है क्या चीजों में। इसका नेचर पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पैराबोला मतलब ये ऐसा बनना था, जहां से भी जाता है ये। अभी मुझे इसका एंड नहीं पता कि ये यहाँ पे जा करके भी एंड आ सकता था पीछे, बट वो पॉसिबल अभी नहीं हो रहा है इसमें। बट ये पैराबोलिक जहां से भी शुरू होगा, ये पैराबोलिक नेचर का एक जाता रहेगा आगे की तरफ। इसका एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस कुछ होता है? वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस या पोजीशन? नो सर। कुछ नहीं होता। और वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, तो ना तो इसके कुछ एरिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस है और ना ही इसके कुछ, डिवाइड कर लेंगे। हाँ, ना ही इसके स्लोप का, कि dv बाई dx, dv बाई dx का भी कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, ठीक है। हमने एक एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला देखा था, एक्सेलेरेशन के दो फॉर्मूला बताए थे, उसमें आया था वेलोसिटी इंटू dv बाई dx आया था एक टर्म। जब एक्सेलेरेशन पढ़ रहे थे ऊपर, दिखाता हूँ, बेसिक्स में जाओ, एक्सेलरेशन में जाओ, यहाँ दिखा था एक dv बाई dt होता है, एक dv बाई dx होता है। तो अगर इस फॉर्मूला से जाओगे, कहाँ गया ये रहा, इस फॉर्मूला से जाओगे तो dv बाई dx आपको क्या दे सकता है मैक्सिमम? कहाँ चला गया ये रहा, dv बाई dx क्या दे सकता है? रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू द एक्सीलरेशन एंड पोजीशन। वेलोसिटी। dv बाई dx क्या आएगा? a बाई v। अरे v को नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, इस साइड, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, तो dv बाई dx क्या आएगा? एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टू द वेलोसिटी का वो रेशियो दे सकता है आपको, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप उसमें कोशिश करोगे इसको फाइंड करने की, तो मैक्सिमम इट कैन गिव यू दिस। बट यहाँ अगर डायरेक्टली कुछ नहीं आएगा कि dv बाई dx का क्या मतलब होता है। dv बाई dx कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो नो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप एंड नो सिग्निफिकेंस अंडर एरिया अंडर कर्व, इसका कुछ नहीं है। बट ये ग्राफ का बस नेचर, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैसा ग्राफ बनेगा, vx का ग्राफ विल पैराबोलिक बी बस पैराबोलिक फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा, इस नेचर का रहेगा। अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, बस ये नेचर देखना है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन कैसा रहता है? कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। वही आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। तो मान लिया ऐसा बस ये कांस्टेंट रहना है, ठीक है। और ये कैसा है? इस केस में ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला केस है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो ये नीचे बन जाएगा। वो मैं दोबारा उसमें कोई बताने का है नहीं, ठीक है। एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये 5 ग्राफ हैं, इनमें से ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कौन कौन से ग्राफ हैं? एटी, वीटी और एक्सटी, एक्स। जो जनरली पूछे जाते हैं, जिसपे ऊपर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनके एरिया अंडर और स्लोप के कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, जो हमें क्वेश्चंस को निकालने के लिए कुछ कुछ जगह काम आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जितना हमने अभी तक पढ़ा है। इसके बाद क्या होता है, हम अपने मोशन के चार्ट पे चलते हैं। टाइप ऑफ मोशन क्या पढ़ा था हमने? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है। तो हमने ये केस देख लिया जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 थी, उसको यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट था। हमने एक्सेलरेशन नॉन जीरो वाला केस देखा जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, जिसके अंदर सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो हो रही थी अभी तक। बट एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन नॉन जीरो तो है बट वो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट नहीं है, नॉन जीरो वेरिएबल। इस मोशन में चलते हैं। इन इन मोशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे क्वेश्चन से, ठीक है।
और आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर सोल्व करने का मेथड क्या होगा। तो देखो इनको, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में आपको क्या पता है, बताओ। आपने बोला, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं। आप बोलेंगे मोशन वेयर एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम और पोजीशन, मतलब वो चेंज हो रही है, एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब इट इज एन एक्सेलरेशन विच इज नॉन यूनिफॉर्म दैट इज वेरिंग विद टाइम और पोजीशन। तो बहुत बहुत सिंपल डेफिनेशन है, विच इज चेंजिंग विद टाइम। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ, या तो टाइम का फंक्शन होगा या वो किसका फंक्शन होगा, पोजीशन का फंक्शन होगा, ठीक है, और या फिर किसी और अदर वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ बोथ, दोनों पोजीशन टाइम का हो सकता है। एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ पावर, एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ कोई और फिजिकल क्वांटिटी दे दूं मैं, किसी का भी मोमेंटम का फंक्शन हो सकता है डायरेक्टली। एक्सेलेरेशन मोमेंटम का फंक्शन है, डायरेक्टली ऐसा भी दे सकते हैं कि मोमेंटम जैसे जैसे चेंज होगा एक्सेलेरेशन चेंज हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल देख लो, इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाए, जैसे ये एग्जांपल है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, टी स्क्वायर 6t² - 2। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम जीरो पे कितना आएगा, टाइम जीरो पे आप इसको हटा दो, टाइम जीरो पे ये हट गया, तो टाइम जीरो पे एक्सेलेरेशन कितना है, टी को जीरो पुट किया तो ये जीरो हो गया -2, -2 टी को 1 पुट किया तो 8 टी को 1 पुट किया तो 4, 8 4 4 माइनस 4 हो, टी को 2 पुट किया तो, इसको 2 पुट करो 20 तो 22 आ 20 जाएगा टोटल वैल्यू टी को। इस तरीके तो एक्सेलेरेशन खुद भी वेरी कर रही है, एक्सेलेरेशन वेरी कर रही है मतलब जिस रेट से स्पीड चेंज हो रहा है वो वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब जैसे आप एक्सेलेरेटर दबाते हो ना गाड़ी का, तो आपकी स्पीड जो है पहले 1 सेकंड में 5 यूनिट चेंज हुई, बट अगले सेकंड में 15 यूनिट चेंज हुई। हो सकता है आपने बाद में ब्रेक लगा दिया तो फिर नेगेटिव डिक्रीज हो गया, फिर से आपने एक्सेलरेट किया, तो ऐसा रैंडम मोशन चल रहा है, आपके हाथ कंट्रोल में नहीं है चीजें। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है कि वो हर सेकंड में सेम यूनिट ऑफ वेलोसिटी का चेंज लेकर के आए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दे आर स्ट्रिक्टली नॉट वैलिड। जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, जैसे अगर आपको इक्वेशन ये दे दी एक्सेलेरेशन की, तो जैसे आपको कंफर्म है ना कि वेरिएबल है, तो इनके बारे में कभी सोचना भी मत अपने माइंड में, बिकॉज दे हैव बीन डिराइव्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो है नॉट वैलिड, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान रखना इसको। दीज इक्वेशन आर स्ट्रिक्टली नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। उसको मत लगाना क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा तो भी लगती है, अदरवाइज नहीं लगती। तो इनका यूजेस समझ आएगा आपको, यूज जब भी लगाने का सोचो, आपके बैकग्राउंड में आपके माइंड में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पे एक्सेलेरेशन कोई फंक्शन दे दिया जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, जैसे मान लिया एक्सेलेरेशन आपको कुछ तो देना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएबल है, आप एज्यूम तो नहीं कर सकते। तो आपको कुछ एक्सेलेरेशन या तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फिर एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, कुछ ना कुछ, ये जनरली इन्हीं दोनों में देता है, इसके अलावा भी कुछ दे सकता है। मोस्टली इन्हीं दोनों, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देता है। ही कैन और शी कैन गिव एनी अदर वैल्यू, जो भी वो एग्जामिनर है वो कुछ भी दे सकता है आपको वैल्यू, तो कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ कुछ और वैल्यू दे देगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टॉर्क, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो भी वो वैल्यू देना पुट करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे इसको करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आप कैलकुलस अप्रोच को यूज करते हो, ठीक है, कैलकुलस मेथड को यूज किया जाता है। अब कैलकुलस मेथड है क्या, मतलब ये मैं आपके दिमाग में चार्ट बना रहा हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन के लिए क्या दिमाग में सोचना है। वो दिमाग में रहेगा ना तो आपके पास टूल्स बन जाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आया तो ये वाला अप्रोच है, इससे हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
तो वो एकदम मैप बन जाएगा रेडी कि ये वाले पर्टिकुलर बॉक्स का क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से इन मेथड से सोल्व किया जा सकता है। कई जगह मल्टीपल मेथड होंगे, कई जगह आपको स्ट्रिक्टली एक मेथड से कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपके पास कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस मेथड मतलब होगा जिसके अंदर हम या तो डिफरेंशिएशन का टूल, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इंटीग्रेशन, ठीक है, ये टूल्स है कैलकुलस। हमारे पास टूल्स होंगे कैलकुलस मेथड में, या तो कुछ जगह हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे या फिर कुछ जगह इंटीग्रेशन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखो। सपोज हमें पोजीशन गिवन है, ठीक है, एक्स गिवन है, एज एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। तो अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इस क्वांटिटी को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, इसको तुम कर दो डिफरेंशिएट इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि क्या फाइंड करना है आपको, dx बाय dt। कहां पहुंच जाओगे आप, वेलोसिटी मिल जाएगा, यस ठीक है, वेलोसिटी मिल जाएगा, कोई नया फंक्शन, तो इसको f1t बोल देता हूं, ये कोई f1t है, तो कोई नया फंक्शन मिल जाएगा f2। आया समझ, वो हो सकता है। फिर से अगर इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, तो क्या ए मिल बाय जाएगा, बी, आपको dv बाई dt करना है। तो dv बाई dt क्या होता है, ए बाय बी। एक्सेलरेशन। तो सपोज ये कोई f3 आ गया, आपको बेसिकली मिल गया कि जब भी आपको पोजीशन पे पता हो, पोजीशन गिवन हो, तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आप यूज करोगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो यू विल यूज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम। ठीक है, डीवी बाई डी टी निकालना है आपको। इसी तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, सपोज आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक्सेलरेशन गिवन है, ये डीवी बाई डी टी, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप डीवी लिख सकते हो ए डी टी, ये कोई इंटीग्रेट। फंक्शन है, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ भी, जो भी आपको, मान लिया यू से वी जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा v माइनस यू, और यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ए डी टी। ए कॉन्स्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा, तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टूल क्या होगा कि जब भी आपको जाना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे वापस, तो मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे वापस जाना है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। फिर से वेलोसिटी से यहाँ पे जाना है, इसी इंटीग्रेट का इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बस। टूल ये है जो समझा रहा हूँ ना मैं, इसको लिखना नहीं होता, ऐसा कोई मेथड को इंग्लिश में लिखने का कुछ नहीं है इसके अंदर कि अब मैं क्या लिखवाऊंगा, whenever you want to find out velocity then always differentiate the position function with respect to time। तो यहाँ dx by dt आना, ठीक है, कि dx by dt निकाल लो और यहाँ पे dv by dt निकाल लो। यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो dv कितना होगा, a dt, इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ से चले जाओगे, ए डी टी। यहाँ पे x dx निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, v dt, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो कुछ ना कुछ पोजीशन की तरफ जा रहे हो आप, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से। मतलब आपको जब वेलोसिटी से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो इंटीग्रेट करोगे, टूल ये होगा, और वेलोसिटी से इधर की तरफ आना है तो कुछ डिफरेंशिएशन होगा। ऐसा ये स्लैब है आपके, एक स्लैब ऊपर का ये होगा जिसको पोजीशन स्लैब बोलोगे, ठीक है, एक स्लैब जो है आपका किसका स्लैब होगा, वेलोसिटी का स्लैब होगा, और तीसरा स्लैब आपका एक्सेलरेशन का स्लैब होगा। इस तरीके से मूवमेंट होगा कि कहाँ डिफरेंशिएशन जाना है, कहाँ इंटीग्रेशन जाना है।
अब मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ, इससे नहीं, पहले एक छोटा सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज आपको दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is given as v is equal to 6t square minus 3t plus 1, ऐसा दिया हुआ, वेलोसिटी दे दिया आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपसे कुछ पूछ रहा है वो, फाइन इसमें क्या क्या पूछेगा, फाइन इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन आप ये फाइंड velocity when acceleration is zero. Find velocity when acceleration is zero. Find velocity when acceleration is zero. Third part देखो, find आप करिए इसको, नेगेटिव नहीं जाएगा ना कभी, क्या से फाइंड डिस्प्लेसमेंट made by particle in first 3 seconds, first 2 seconds लिख लो, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। 3 क्वेश्चन पूछ दिया, अब आपको दिया वेलोसिटी का फंक्शन, बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना है, पहला पूछा इनिशियल एक्सेलरेशन, तो आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, डिफरेंशिएट कर दो, इससे एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन आपको पता होता है dv बाई dt होता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 12t माइनस, एक्सेलरेशन एज अ नया फंक्शन आ गया आपके पास टाइम का। देख लो कितना आएगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया आपका 12t माइनस 3। इससे ये भी देखो ये कांस्टेंट आया कि नहीं आया, कैसे पता चलेगा, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो मतलब कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो जाएंगे क्या। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इस तरीके से की जा सकती है। तो वेरिएबल श्योर हो गए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, वो पूछा जा रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन बताओ। इनिशियल एक्सेलरेशन का बताया कि एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन बतानी है आपको एट t इक्वल टू 0, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो
t को 0 पुट कर दो, -3 12 इंटू 0 -3, तो आपका आंसर आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है, बताओ। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। अभी हमने निकाला कि एक्सेलरेशन हमारा आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया ये। तो पहले तो ये फाइंड करना होगा ना कि एक्सेलरेशन 0 कब होगी, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो वो टाइम फाइंड करो पहले, बताओ एक्सेलरेशन 0 कब होगी। बोलो, इसमें देख करके बताओ एक्सेलरेशन किस टाइम पे 0 होगी। 0.25 सेकंड। 0.25 सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करनी है, पहले 0 पुट करो। तो मतलब 12t - 3 को आप पुट करोगे 0। इसका मतलब टाइम कितना आएगा आपका 3/4, सॉरी 3/12। और 3/12 कितना होता है 1/4। अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड आ जाए। सेकेंड्स में ही है सारा टाइम, सेकेंड्स में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ये जो है ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ, मिनट मिनट में नहीं है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है ना वो 1/4 सेकेंड पे, यानी कि 3/12 आना था यहाँ पे पहले। तो 3/12 यानी कि 1/4 सेकेंड पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, देखो अब क्वेश्चन को पढ़ो। अब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। इसका क्या मतलब हुआ, आपको टाइम मिल गया, वेलोसिटी का फंक्शन पता है, ये पता है आपको। वेलोसिटी तब निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो, और वो हमको टाइम पता चल गया एक्सेलरेशन, उस टाइम को यहाँ पे पुट कर दो। इसको क्या कर दो, t इक्वल टू 0.25 सेकेंड को कहाँ पे पुट कर दो, पुट इट इन वेलोसिटी फंक्शन टू फाइंड वेलोसिटी, क्योंकि हमको उसी टाइम का वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5/8 0.25। ठीक है, तो तो आपने 0.15 आएगा। देखा कि 6 इंटू, यानी कि 1/4 है, ये 1/4 का स्क्वायर, 1/4 लिख देता हूँ, 1/4 वेलोसिटी निकाली। फिर क्या दिया हुआ था, -3t, यानी कि -3/4 और प्लस में 1, -3 इंटू 1/4 और प्लस में 1। ये आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हो, अब जो भी आएगा। 5/8 है। सबका 5/8 आया, एक बार देखो कैलकुलेट करके। वंश समझ आ रहा है आपको, जी सर। योगेश, यस सर। निधि, यस सर। सर एक डाउट था बोलो। सर, यहाँ पर हमने एक्स जो जो v है वो हमने उसमें डिफरेंशिएशन वाला क्यों नहीं लगाया, उसमें t क्यू वैल्यू। किसमें नहीं ली, दोबारा बोलो। सर जो v की वैल्यू हमने पुट करी है 1/4, तो ये हम सीधा ही डायरेक्ट यूज कर देंगे उसमें। v की नहीं वैल्यू पुट करी, टाइम की वैल्यू पुट करी है, टाइम की वेलोसिटी। वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। यही तो पूछा है, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। ओके सर, ओके ओके ओके। सर 7/4 है। हाँ ओके सर। आपको क्या निकाला, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले आप ये Sa- देखोगे ना कि एक्सेलरेशन 0 कब है। यस सर, यस 7/4 सर। आ रहा है सर। ये 7/4 आ रहा है, देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आएगा 6/16,
-3/4 प्लस 1। एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 16, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा कितना 12, और यहाँ पे आ जाएगा +1। ऐसा नहीं, 12 नहीं आएगा, 16 आएगा। 4 4 -12 ही तो आएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे आएगा +16 आ जाएगा। वैल्यू आ जाएगी आंसर आपका 22 22 10 10/16। 10/16 तो 5/8 होता है। 5 5/8 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा है। थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी दी है, आपको कहाँ जाना है, देखो यहाँ पे देखो, हमको क्या देना है, हमको वेलोसिटी दिया, हमको पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, हमको करना पड़ेगा ऊपर इंटीग्रेट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड में हमको वेलोसिटी दिया हुआ कितना 6t² - 3t + 1। इस वेलोसिटी को सबसे पहले लिख लो, इसको dx/dt लिख लो, क्योंकि हमको पोजीशन की उसकी तरफ जाना है तो कुछ इंटीग्रेशन एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। आप इसको लिखेंगे 6t² - 3t + 1 dx, इसको इधर ले जाओ 6t² - 3t + 1 dt। हमें पोजीशन की तरफ जाना है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से, टाइम 0 से कहाँ तक जाना है, टाइम 0 से यू नीड टू गो टू टाइम 2 सेकेंड। t = 0, t = 2। t = 0 पे हमें पता नहीं पार्टिकल कहाँ था, सपोज x इनिशियल पोजीशन पे था, ठीक है, टाइम = 2, x = फाइनल पोजीशन पे था, ठीक है, हमको नहीं पता कहाँ पे था, हमने मान लिया कि x इनिशियल था। अगर कई बार दिया होता है क्वेश्चन में, लेट अस अज्यूम इट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको क्या ले लेते फिर, x = x = 0। 0 ले लेते। अब नहीं दिया है क्वेश्चन में, कहीं हिंट नहीं दिया है कि ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट किया तो हम x इनिशियल ही लेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पे आएगा x इनिशियल और यहाँ पे आएगा x फाइनल। इधर क्या होगा, x पुट करते रहो, इंटीग्रेशन करते रहो, मुझे बताते रहो। t² का इंटीग्रेशन कितना होता है, t³/3 -3, ये एज इट इज रहेगा। t का इंटीग्रेशन t²/2, और 1 का इंटीग्रेशन होता है t। अब इसमें देख लो किसी को कुछ दिक्कत है तो, कितने में, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टर्म, अपर लिमिट पुट की x फाइनल, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो x इनिशियल। यहाँ पे आ जाएगा x फाइनल, यहाँ पे आएगा x इनिशियल, लोअर लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे पुट करो, ये तो 2 ही बच जाएगा कैंसिल होकर के, ये तो आ जाएगा 2, एक तो 2 है ही, उधर से 2 का क्यूब, इसको यहाँ पुट करना है, लिमिट पुट करना आता होगा ऐसा मान के चल रहा हूँ, इसको यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, -3 6 आ जाएगा सही है। 2 का स्क्वायर/2 और +2, इसे सॉल्व कर। और लोअर लिमिट सारी 0 आ जाएगी, 0 0 0, क्योंकि सब जगह t है, लोअर लिमिट ही सारी 0 आ जाएगी, उसको कोई वो नहीं करना।
अब देख लो, यही तो x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या होता है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। और यही होता है डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द पार्टिकल, डेल्टा x। यस सर। यही है डेल्टा x फाइनल माइनस। यस सर। ठीक है, इसी को s लिख देते हो, डेल्टा x को s वेक्टर लिख देते हो या s लिख देते हो। ये कितना आएगा, 20, नहीं कितना, 16, 2 सॉरी 4 टाइम्स है तो 16, 16 माइनस 6 प्लस 2। 16 माइनस 6 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 12। 12। तो 12 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। आया समझ? इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास। जो पूरा है, आपके पास कोई मेथड नहीं है, यही टूल्स हैं। आपको बस ये है, देखो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन वाले क्वेश्चन जो होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाले, बस यही टूल है जितना ये आपको कराया दिख रहा है। कुछ जगह इंटीग्रेट करना है, कुछ जगह डिफरेंशिएट करना है। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले 6-7 आवर्स लगा करके समझा दिया अलग से। ठीक है, तो अलग से नहीं समझाना। जनरली क्या करते हैं, 1D शुरू करते हैं ना, तो 1D में जब ये टॉपिक आता है तब डिफरेंशिएशन को पिक करते हैं, 1D में जब इंटीग्रेशन आता है तब डिफरेंशिएशन को पिक करते हैं। इस ये जो टॉपिक है ना, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, क्योंकि इसमें इसके अंदर डिफरेंशिएशन समझाया जाएगा पूरा, इसके अंदर इंटीग्रेशन समझाया जाएगा पूरा, तब इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। बट है कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है, क्योंकि अगर आपको ये टूल्स यूज करने आते हैं, पहले से ही पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बस चाइल्ड्स प्ले लगेंगे कि कुछ है नहीं, ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लैंग्वेज को समझो, इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है उन चीजों के साथ समझ आने लगेगा। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल चीजें दी हो तो इस तरीके से कर लेना क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ, ये क्वेश्चन करो। पोजीशन क्या दी हुई है आपको, पोजीशन दी हुई है, पोजीशन चेंजेस विद टाइम एज x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। सबसे पहले जो दिया हो ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सारे टर्म सारे ही निकाल लो आप। ऐसे निकाल के बताओ मुझे, आप 1 मिनट लो, 2-4 मिनट लो, मुझे सारे आंसर बताओ। सर कैन आई आंसर फर्स्ट पार्ट? नहीं, सबको करने दो, तुम अपना आंसर मुझे टेक्स्ट कर दो, चैट बॉक्स है ना इसमें। किसी का आया फर्स्ट पार्ट का आंसर? एक ने टेक्स्ट किया मुझे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity at 6 second, initial velocity of particle, acceleration of particle, distance traveled by the particle in 5 seconds. ठीक है, आरव आपका आंसर ठीक है।
हरमन सैनी। हरमन जी आपका आंसर थोड़ा सा फिर से रीचेक करिए। चलिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्स दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी देखो, क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और यहाँ की तरफ जाना है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी से आपका आंसर ठीक है पहले पार्ट का, युवराज ठीक है आपका आंसर 42 है, 42 आ रहा है, शायद से 42 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे माइंड में ऐसा रहता है ना। एक्स जो है वो आपका दिया हुआ है 3t² प्लस 6t+4, बहुत सिंपल है, आपको इसको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए क्या कर दो, इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी बेसिकली dx/dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, कितना मिलेगा ये बताओ मुझे, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा 60 और +6, ठीक है। फिर अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो दोबारा वेलोसिटी को भी, तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन dv/dt, वो मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन, कितना मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6, ये है तीनों इक्वेशन आ गई, एक्स टी भी आ गया, वी टी भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। आप मुझे अब ये बताओ देख करके, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ये आप मुझे बस इसको देख करके ये बताओ मोशन का टाइप क्या है, कौन से टाइप का मोशन है ये? इन तीनों इक्वेशन से कुछ अगर समझ आ रहा है आपको, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्यों है यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैसे, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मतलब जो, अगर थर्ड पार्ट का आंसर देखो वो तो आ ही गया आपका, ये जो थर्ड पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वो वेरिएबल, क्योंकि मैंने वो टाइम तो दिया नहीं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, मैंने बस आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताओ, और टाइम भी नहीं दिया होता तो आप अगर कोई फंक्शन आता तो फंक्शन लिख देते हम, मान लिया एक्सेलरेशन 60 आ जाता तो हम 60 लिख देते, कुछ टाइम पे नहीं पूछा है तो फंक्शन लिख देते हम उसको, फिर जो भी आता, पर इससे श्योर हो गया कि क्या है हमारा, ये वैल्यू है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन का टाइप अगर देखोगे माइंड में जो समझ रहे हो, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गई, ठीक है। टाइप में, टाइप कौन सा ये बता रहे, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक टाइप होगा। अब आप क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करो, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट 6 सेकेंड मतलब इससे निकलेगा, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, t को 6 पुट कर दो इसके अंदर, तो 6 इंटू 6 प्लस 6 कितना आएगा, 42 मीटर पर। आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब वेलोसिटी में टाइम को क्या पुट कर दो 0, तो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल तो निकल ही गया, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड। अब डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपके पास अब बहुत अच्छी चॉइस है,
जैसे ही आपको ये पता चल गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी? अरे इक्वेशन ऑफ Yes, मोशन sir. वैलिड होंगी? इक्वेशन ऑफ मोशन अगर वैलिड है तो आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? आपको u पता है, ये क्या बन जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। So this will become your u, this is your a, ठीक है। और क्या चाहिए होता है आपको? टाइम पता है कितना टाइम में निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ut प्लस Plus half AT square. हाफ एटी स्क्वायर, वैसे भी निकाल सकते हो और उससे निकालना तो। और अगर ये नहीं दिमाग में क्लिक किया तो आप इसी को यूज कर लो। डिस्टेंस के लिए तो क्या वेलोसिटी और टाइम के फंक्शन थोड़ी चाहिए, पोजीशन का ही फंक्शन चाहिए। इनिशियल पोजीशन बताओ, x एट t इक्वल टू 0, x एट t इक्वल टू 0 कितना है? 4 प्लस 4 और x एट t इक्वल टू 5 बताओ। 5 सेकंड पे भी तो बताओ मुझे। 75 plus 30 plus 4. हम्म? 75 हाँ plus प्लस 30. प्लस 4, तो 75 प्लस 30 कितना हो गया? 105, 109 हो गया। Yes, sir. तो अगर आप ये है आपकी फाइनल पोजीशन और ये आपकी इनिशियल पोजीशन, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? डेल्टा एक्स, मतलब 105 मीटर, यही आएगी। अरे देख लो, Yes, sir. अगर आप इसको इक्वेशन मेथड से भी करते हैं और यूजिंग इक्वेशन, तो यूजिंग इक्वेशन ये आपका बन जाता है, ये बन जाता है आपका u, ठीक है। ये बन जाता है आपका a, पता ही है आपको a, और ये बन जाता है आपका टाइम गिवन है। तो आप निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut मतलब 6 इंटू टी 5 प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, बोलो। 30 plus 75. 105 आ रहा है, ये देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं। मतलब आप इक्वेशन से करो या इस इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन से करो, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों कर पाए? देखो मैं आपको मल्टीपल मेथड इस वजह से सिखा रहा हूँ, आपको डायमेंशन में सोचना है कि इनके साथ क्या क्या प्ले करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं रहते। आपका 10th नहीं चल रहा है ये आपके, कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं कि 9.1 से जो है 9th एक्सरसाइज का 9.2 का जो है 13 क्वेश्चन ये आएगा, 9.4 का ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आपको सारा अप्रोच लेके सीख सीख करके ही आगे बढ़ सकते हो इसमें। देखो इसके अंदर अभी यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी आ गई। इज इट द आंसर? क्वेश्चन पढ़ो 4th। अरे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकंड। आपने क्या निकाला है यहाँ पे? 105 क्या निकाला है? वैल्यू किस चीज का है? डिस्प्लेसमेंट। तो कैन यू राइट इट इज 105 मीटर? आंसर अभी तो श्योर नहीं हो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब होते हैं? Straight line motion, स्ट्रेट unidirectional. लाइन स्ट्रेट लाइन और लाइन यूनिडायरेक्शनल, स्ट्रेट लाइन और यूनिडायरेक्शनल। वो कैसे कंफर्म हो रहा है कि ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है? हो सकता है वो, देखो इनिशियल 4 मीटर पे था, तो 4 मीटर से है, उसको 105 मीटर जाना है। हो सकता है वो ऐसा गया हो, थोड़ी देर बाद यू टर्न लिया हो, फिर ऐसा चला गया, फिर यू टर्न लेके यहाँ पहुंच गया हो। ये तो डिस्टेंस तो ज्यादा भी हो सकता है ना, तो ये कैसे कंफर्म हो जाएगा आपको? सर हम ये लगा रहे हैं ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इक्वेशन लगा रहे हैं कांस्टेंट की, एक्सेलरेशन कांस्टेंट की, तो इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल होगा।
नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, उसमें भी चेंज हो जाता है, उसमें तो डिस्प्लेसमेंट ही देता है। आप यहाँ से कंफर्म करोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो रही है? नो सर। किसी टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, किसी टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है तो मतलब उसका कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ये देख लो, ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, टाइम 0 होता है मिनिमम, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो ये वैल्यू क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो यूनि डायरेक्शनल मोशन है। यूनि डायरेक्शनल मोशन, और यूनि डायरेक्शनल मोशन हो गया तो मतलब यही चीज किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस इज ऑल्सो 105 मीटर। ये कंफर्म होना, मतलब इतना है। अगर आपको इस बारीकी से चीजें समझनी है, मतलब समझ आ रही है तो अच्छा है कि आपको एक एक स्टेप पे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आई तो ही हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नहीं यूज करो तो डायरेक्टली आप इनिशियल और फाइनल पार्टिकल, बट वो डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल क्यों आया, क्योंकि वो यूनिट डायरेक्शन मोशन था, क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव हुई नहीं। नेगेटिव होने का मतलब उसने अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब एक सिंगल डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अभी आप कल ये क्वेश्चन करके आएंगे, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। बाय सर। हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जैसे वो वेक्टर्स में हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करते थे कि मैन ट्रैवल्स 500 मीटर ईस्ट वगैरह। हाँ हाँ, सो जैसे ईस्ट को प्लस आई कैप लिखते थे, नॉर्थ को प्लस जे कैप लिखते थे, तो सर जो साउथ वेस्ट जैसी डायरेक्शन होती है उनको क्या लिखते हैं? ऐसा कुछ लिखते नहीं हम, अगर एक्सिस बना देना उसी को ही तो लिखेंगे, नहीं तो हम साउथ वेस्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। ऐसा कोई कैप नहीं है, स्टैंडर्ड वेक्टर नहीं है। स्टैंडर्ड वेक्टर एक्स वाई आई जे कैप की है। अगर मान लिया आपने ये बनाया, ये ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर आप अपना एक्सिस भी यहीं दिखा दोगे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अब आप इसको बना दोगे। तीन ही आंसर। स्क्रीन नहीं आ रही, आ रही है अभी? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको ये कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो आपको इस आई अगर इधर दिखाना है तो एक्स एक्सिस इसको मान लो, इसको वाई एक्सिस अपने माइंड में मान लो, तो आई कैप जे कैप दिखा लो तो लिख सकते हो। बट डायग्राम में दिखा देना कि आपने इसको एक्स माना है, इसको वाई माना है, तब आपके आंसर आई कैप जे कैप में वैलिड होंगे। बट अगर उसने ऑप्शन ही दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट, 5 मीटर पर से डायरेक्शन ब्रैकेट में लिखी होगी। ओके सर। हाँ, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप नहीं है। आप अपने कार्टेशियन प्लेन वहां पे अपने माइंड में एज्यूम करके लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। ईस्ट को एक्स बोल दो, वेस्ट को माइनस एक्स बोल दो, नॉर्थ को वाई बोल दो, साउथ को माइनस वाई बोल दो। ओके सर। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से भी होगा कि वो डायरेक्शन वो आई कैप जे कैप में देगा तो वो फिर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की बात ही नहीं करेगा, फिर वो आई कैप जे कैप खुद ही एक्सिस बना देगा क्वेश्चन में छोटा सा कहीं पर। ठीक है, चलो, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।